नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सिसोदिया वंश हम पढ़ रहे थे दोस्तों। गोहिल वंश अपन ने क्लियर कर लिया था। सिसोदिया वंश में कल के वीडियो में अपने जो महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है। तो दोस्तों कब से कब तक था इसका शासनकाल, तो देखिएगा 1572 से 1597 ईस्वी तक जो महाराणा प्रताप का शासनकाल रहता है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल की बात की जाए तो 1572 से 1597 ईस्वी तक जो महाराणा प्रताप का क्या रहता है, शासनकाल रहता है। दोस्तों जन्म की बात करें कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था दोस्तों, जन्म आ जाता है 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती कि कौन सी तिथि को इनका जन्म हुआ था। तो तिथि की अगर बात की जाए तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तिथि के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना कब हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्थान पे हुआ था। तो स्थान की अगर चर्चा करें तो स्थान का आ जाता है स्थान बादल महल। कौन सा? बादल महल। और बादल महल कहां पे स्थित है, तो यह है कटारगढ़। और कटारगढ़ कहां है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, यहां पे है जो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कहां पे होता है कि बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है राजसमंद में स्थित है, उसमें है जो महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई है जो 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। दोस्तों पिता की बात करें, पिता कौन थे, तो महाराणा जो प्रताप हैं उनके पिता का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, पिता आ जाते हैं उदय सिंह। पिता कौन आ जाते हैं दोस्तों? उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, माता की बात की जाती है, माता कौन थी, तो जयवंताबाई। जयवंताबाई इनकी माता का नाम आ जाता है। ये कहां की थी, तो अखीराज सोनगरा की पुत्री थी। और अखीराज सोनगरा की क्या थी, ये पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात करें, अगली चर्चा आती है इससे संबंधित कि जो जयवंताबाई है उनके पत्नी का नाम आ जाता है। तो पत्नी क्या आ जाती है, पत्नी का नाम आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है पत्नी का नाम, पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, अखीराज सोनगरा की पुत्री थी और पत्नी का नाम आ जाता है तो अजबदेव पंवार। कौन आ जाता है? अजबदेव पंवार, ये इनकी पत्नी हो जाती है। पुत्र की बात की जाती है तो पुत्र आ जाता है अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह प्रथम है जो इनके क्या आ जाते हैं, पुत्र का नाम आ जाता है। बात की जाती है कि महाराणा प्रताप को बचपन में किस नाम से जाना जाता था। तो बचपन का जो नाम आ जाता है वो आ जाता है, बचपन का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है दोस्तों, कीका। बचपन में इन्हें कीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि महाराणा जो प्रताप है, इससे इतनी कहानी हमें ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1572 से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अगली बात करते हैं जन्म की। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। जो
कब होता है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। स्थान की बात की जाती है तो स्थान आ जाता है बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में इनका जो जन्म हुआ था। पिता का नाम उदय सिंह है, माता का नाम जयवंताबाई है, जो अखराज सोनग्राफ की पुत्री आ जाती है। ठीक है दोस्तों। पत्नी का नाम आ जाता है अजबदे पंवार और इनका एक पुत्र था, उनका नाम आ जाता है अमर सिंह फर्स्ट। कौन आ जाता है? अमर सिंह फर्स्ट। ठीक है। और इनके बचपन का नाम आ जाता है कीका। इनके बचपन में कीका के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। अब आगे की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों अकबर के जो अकबर ने जो शांति के लिए अभियान भेजे थे, उनमें कितने लोगों को भेजा था, कितने सेनापतियों को भेजा था? तो 4 सेनापतियों को 4 अभियान अकबर के द्वारा भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कितने अभियान भेजे जाते हैं? तो 4 भेजे जाते हैं। और 4 में से कौन कौन से, कैसे याद रखोगे? इनका नाम आ जाता है JMBT। किस नाम से? JMBT। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो जे से जलाल खां, ठीक है। एम से मान सिंह, बी से भगवंत दास, और टी से टोडरमल। ठीक है दोस्तों। जलाल खां आता है 1572 में। 1572 में जलाल खां आता है। मान सिंह आ जाता है 1500, बाकी ये 1573 में आते हैं। कब आते हैं दोस्तों? 1573 में ये तीनों आते हैं। और 1573 में कब कब आते हैं? तो ये तो आता है जून जुलाई में के टाइम में। ये आता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में ये आता है टोडरमल। ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। जलाल खां आता है 1572 में। मान सिंह दूसरे नंबर पे आता है, ये 1573 में, जो जून जुलाई में आता है। तीसरे नंबर पे आता है भगवंत दास, ये 1573 में आते हैं। और फिर आता है टोडरमल। टोडरमल आता है 1573 में, अक्टूबर नवंबर में या नवंबर दिसंबर में। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा करते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध आपको पता है किस किस के मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून भी आ जाता है, 21 जून भी आ जाता है। तो दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है। 1876 को इनका ये युद्ध होता है। 18 जून 1576 को 1576 को ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। हल्दी घाटी हल्दी घाटी जो स्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आ जाता है राजसमंद में। कहा जाता है? राजसमंद में आ जाता है। ठीक है दोस्तों। हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है आपको 2 डेट मिलेगी। एक में 18 जून भी मिल सकता है, एक 21 जून भी मिल सकता है। 1576 को ये युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के जो युद्ध के उपनाम है उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उपनाम की चर्चा की जाती है। उपनाम, फिर आते हैं उपनाम। उपनाम में इसे है जो क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगुंदा का युद्ध। अगली बात आती है, गोगुंदा के युद्ध कहा जाता है। एक कहा जाता है इनको खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एक तो गोगुंदा का युद्ध, एक खमनोर का युद्ध, एक मेवाड़ की थर्मोपल्ली। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। मेवाड़ की
थर्मोपल्ली भी इनको इसी युद्ध को कहा जाता है। और एक आ जाता है बादशाह का युद्ध। एक कौन सा आ जाता है दोस्तों? बादशाह का युद्ध। ठीक है दोस्तों, गोगुंदा का युद्ध, कमनौर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, बादशाह का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध भी इसे कहा जाता है। किस नाम से? रक्त तलाई का युद्ध। रक्त तलाई का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। और कहा जाता है बनास का युद्ध भी इसी को कहा जाता है, बनास का युद्ध। ये इसके उपनाम हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक और बात आ जाती है, इसमें हाथियों द्वारा युद्ध किया जाता, तो इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो गोगुंदा का युद्ध है ये बदायूं ने कहा था। ये किसके द्वारा कहा? बदायूं ने के द्वारा ये कहा जाता है कि इस जो हल्दीघाटी का युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? बदायूं के द्वारा। ठीक है, खमनौर के युद्ध की बात करें तो खमनौर के युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने ये कहा कि इस युद्ध को कमनौर का युद्ध की उपाधि दी है। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने ये कहा था। कर्नल जेम्स जो टोड है, इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को कहा है। और एक और बात आती कि जो बाद क्या आती है? एक बात आती है बादशाह का युद्ध। बादशाह का युद्ध किसे कहा जाता है? तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने ये कहा है। आशीर्वादी श्रीवास्तव जी ने ये कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या आती है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है? 18 या 21 जून, दोनों में से एक डेट आपको सामने दिख जाएगी। और 1576 ईस्वी को राजसमंद में युद्ध लड़ा जाता है। उपनाम इसके, हल्दीघाटी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो गोगुंदा का युद्ध इसको कहा। किसने कहा? बदायूं ने कहा है। एक और बात आती है कि खमनौर का युद्ध इसे अबुल फजल ने कहा है। और मेवाड़ की जो थर्मोपल्ली है ये किसने कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। बादशाहों का युद्ध ये श्रीवास्तव जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, एक और बात आती है कि रक्त तलाई के नाम से भी ये युद्ध जाना जाता है। बनास का युद्ध भी इसे कहा जाता है। हाथियों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं आगे की। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब अकबर ने जो युद्ध की योजना बनाई थी, अकबर ने शुरुआत में जो युद्ध की योजना बनाई थी, वह योजना कहां बनाई थी? तो बात यह भी आ जाती है, अकबर ने योजना बनाई थी युद्ध की, वह कहां बनाई थी? तो मैगजीन जो दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का दुर्ग भी कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अकबर का दौलत खाना। तो इस दुर्ग में जो अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई, और ये कहां पड़ता है? मैगजीन दुर्ग, अकबर का जो दौलत खाना, ये पड़ जाता है आपका अजमेर में। ये कहां स्थित है दोस्तों? अजमेर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहां पे है? अजमेर में स्थित है। इसके जो मुख्य जो सेनापति की अगर बात की जाती है, मुख्य सेनापति आ जाते हैं, एक तो आ जाते हैं मान सिंह, एक का नाम आ जाता है मान सिंह, और एक आ जाते हैं जो उनका नाम आ जाता है आसफ खां। ये दो सेनापति होते हैं इसके, इस जो हल्दीघाटी के युद्ध के, और एक सेनापति किसके हैं? अकबर के। ठीक है, तो एक तो मान सिंह और एक आ जाता है आसफ खां। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं जो हल्दीघाटी का जो युद्ध है, इसमें जो
हरावल सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? हरावल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने। मानसिंह कहाँ के थे? तो आपको पता है जयपुर के थे, आमेर के, ये आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और मानसिंह की जो हरावल सेना है उसका नेतृत्व सबसे किसने किया? मानसिंह ने। और बात आती है सैयद खां आ जाता है और आसफ खां आ जाता है और जगन्नाथ जो कछावा है वो भी इसके नेतृत्व करते हैं हरावल सेना के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानसिंह के जो इतिहास मानसिंह के साथ जो इतिहासकार थे वो थे, मानसिंह के साथ में कौन से इतिहासकार थे? बदायूंनी। कौन थे? बदायूंनी। बदायूंनी है जो एकमात्र आंखों देखा हाल इसमें लिखा है। ठीक है, तो बदायूंनी के द्वारा ये चर्चा की जाती है। अगली बात आती है मानसिंह के साथ में बदायूंनी इतिहासकार आता है। इस युद्ध में, कौन से हल्दीघाटी के युद्ध में, एक और बात आती है कि मानसिंह के जो हाथी का नाम आ जाता है, मानसिंह जिस हाथी पे बैठ के युद्ध किया था उस हाथी का नाम आ जाता है मर्दाना। क्या नाम आ जाता है? मर्दाना। ये हाथी किसका था? ये हाथी आ जाता है मानसिंह का। ये मानसिंह का हाथी था। बात की जाती है कि अगर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछ लिया जाए तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आ जाता है, वो आ जाता है दोस्तों, एक तो राम प्रसाद और एक आ जाता है लूणा। ये दो नाम आ जाते हैं, राम प्रसाद और लूणा। इसके हाथी का नाम आ जाता है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। और घोड़े की अगर बात की जाती है तो घोड़ा हो जाता है इनका चेतक। घोड़े का नाम क्या है? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आ जाता है चेतक। ठीक है दोस्तों, इसने महाराणा जो प्रताप है उनके हाथी का नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद का नाम अकबर ने इसके बाद में अकबर ने इसका नाम क्या रखा? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? अकबर ने कहा था। महाराणा प्रताप के जो राम प्रसाद हाथी का नाम दूसरा पीर प्रसाद कहा था किसने? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो आती है कि हल्दीघाटी का जो युद्ध की योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई? तो अकबर के द्वारा बनाई गई थी मैगजीन दुर्ग में। मैगजीन दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। ये कहां पे स्थित है? अजमेर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, हरावल सेना का जो नेतृत्व किया था मानसिंह की, जो हरावल सेना थी उसका नेतृत्व है जो मुस्लिम जो वो थे सैयद खां, आसफ खां आ जाता है, जगन्नाथ कच्छावा आ जाता है, इनके द्वारा है जो मानसिंह की हरावल सेना का जो नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, इसके जो अकबर के जो मुख्य सेनापति थे उनका नाम आ जाता है, एक तो मानसिंह आ जाता है और एक आ जाता है आसफ खां आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और मानसिंह के साथ में जो इतिहासकार आए थे जो उनका नाम आ जाता है बदायूं नहीं। ठीक है, इतिहासकार आए थे इस युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में। ठीक है, अगली बात आती है कि जो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या आ जाता है? तो राम प्रसाद, लूणा राम प्रसाद इसके हाथी का नाम आ जाता है। घोड़े का नाम आ जाता है चेतक। और अकबर के द्वारा राम प्रसाद को किस नाम से जाना जाने लगा? पीर प्रसाद के नाम से पुकारा था। ठीक है, और अगली बात ये भी आती है कि मानसिंह इस युद्ध में कौन से हाथी थे जो युद्ध किया? तो मर्दाना उसका नाम था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आगे बढ़े। अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि जो महाराणा मानसिंह के जो हाथी का नाम मर्दाना आ जाता है। और एक और बात आती है कि जो अब बात आती है कि अकबर ने तो योजना बनाई, अकबर के मैगजीन दुर्ग है अजमेर में, उसमें बनाई। अब महाराणा प्रताप की बात आती है कि महाराणा प्रताप ने योजना कहां बनाई थी? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ये योजना बनाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप के द्वारा इस युद्ध की योजना बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें एकमात्र मुस्लिम सेनापति था और उसका नाम आ जाता है हाकिम का सूरी। और मुस्लिम सेनापति कौन आ जाता है? हाकिम खां सूरी।
हाकिम खां सूरी महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। ठीक है, हाकिम खां सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है, तो इसका मकबरा है खमनोर राजसमंद में। खमनोर राजसमंद, खमनोर राजसमंद में हाकिम खां सूरी का है जो मकबरा बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं कि जी हाकिम खां सूरी का मकबरा कहाँ आ जाता है, खमनोर राजसमंद में इसका मकबरा आ जाता है। महाराणा प्रताप की जो चंदावर सेना थी उसका नेतृत्व एकमात्र भील राणा था, पूंजा उसका नाम आ जाता है, क्या, पूंजा। भील राणा कौन था, पूंजा, और पूंजा ने इस सेना का नेतृत्व किया, नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राणा जो पूंजा है उन्होंने, ये भील जो राणा थे उन्होंने महाराणा प्रताप की जो चंदावर सेना थी उसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम हमने चर्चा कर ही ली। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम आ जाता है, एक का नाम लोना राम और रामप्रसाद। आगे चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम आता है चेतक, उसका स्मारक की अगर बात करें तो बलीचा है, जो बलीचा कहां पड़ता है, राजसमंद में। बलीचा राजसमंद में चेतक का स्मारक है, चेतक का स्मारक कहां है, बलीचा राजसमंद। बलीचा राजसमंद में जो चेतक का स्मारक बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा जो प्रताप के जो राज चिन्ह थे उनको धारण कर किनकी के द्वारा किया गया था, तो झाला बीदा और झाला सज्जा और झाला मन्ना के द्वारा जो उनके महाराणा प्रताप का राज चिन्ह को जो धारण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। युद्ध के बाद में जो महाराणा प्रताप युद्ध में जो कहा जाता है कि युद्ध में हार भी गए थे, और कहा जाता है इस युद्ध में विजय भी कौन हुए थे, महाराणा प्रताप भी हुए थे। ये इसकी चर्चा भी आपको आगे करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपको बता दूं कि युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप कहां चले गए थे, कोल्यारी गांव, और कोल्यारी गांव कहां पड़ता है, उदयपुर में। कहां चले गए थे दोस्तों, कोल्यारी, कोल्यारी गांव, और कोल्यारी गांव कहां पड़ता है, तो ये पड़ जाता है उदयपुर में। उदयपुर में कोल्यारी गांव नामक स्थान पे ये युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप चले जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद में, कोल्यारी जाने के बाद में वहां शरण लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। और यहाँ जब कोल्यारी गांव पहुंचने के बाद में क्या होता है कि वहां उनके जो सैनिक थे महाराणा प्रताप के, उनके सैनिकों की है जो उपचार वहां पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले महाराणा प्रताप है जो उन्होंने युद्ध की योजना कहां बनाई थी, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप के साथ में हाकिम खां सूरी, और हाकिम खां सूरी का मकबरा कहां बना हुआ है, खमनोर राजसमंद में बना हुआ है। और जो इसकी जो महाराणा प्रताप की जो चंदावर सेना थी उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, भील राणा पूंजा के द्वारा किया जाता है। चेतक जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है, चेतक का स्मारक कहां बना हुआ है, बलीचा राजसमंद में बना हुआ है। फिर इस युद्ध को होने के बाद में, युद्ध के बाद में कहां चले जाते हैं, कोल्यारी गांव उदयपुर में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद में जितनी भी सेना, घायल सेना थी महाराणा प्रताप की, उनका उपचार वहां किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हल्दी घाटी को के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो आ जाता है अनिर्णायक युद्ध कहा है। किसने, गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा है। और नवीनतम जो शोध है उनके अनुसार कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा की अगर बात की जाए तो गोपीनाथ शर्मा ने इसको क्या कहा है, अनिर्णायक। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा है कि अनिर्णायक ये युद्ध है। और नवीनतम जो खोज है, शोध है, नवीनतम जो शोध है उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें प्रताप की जो क्या होती है, विजय होती है। ठीक है,
दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो क्या दिया गया है कि ये अनिर्णायक युद्ध है, और नवीनतम जो शोध है उनके अनुसार कहा है कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय होती है। एक अगली बात आती है कि जब ये वहां चले जाते हैं, कहां पे चले जाते हैं, उदयपुर चले जाते हैं। तो वहां उदयपुर जाने के बाद में उनको भामाशा नामक व्यक्ति है जो मिलते हैं, और भामाशा नामक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और मुलाकात होती है चूलिया गांव में। कहां होती है दोस्तों? चूलिया गांव में है जो भामाशा नामक व्यक्ति से मुलाकात होती है, और ये होती है चूलिया नामक गांव में, चूलिया गांव में होती है। ठीक है दोस्तों, भामाशा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की, और सहायता में भामाशा ने क्या क्या दिया? 20,000 सेना दी थी, और 25 लाख रुपए है जो नगद राशि दी थी, जिससे है जो सेना का भरण पोषण कर सके, और उनका जो देखभाल कर सके, सेना इकट्ठी कर सके और युद्ध के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। भामाशा को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। भामाशा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और इसको कर्नल टोड हैं इतिहासकार, उनके द्वारा इसको कहा जाता है मेवाड़ का करण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ का करण किसके द्वारा कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं कि जो मेवाड़ का करण किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब जो शाहबाज का आक्रमण होता है, इसके बाद में शाहबाज का आक्रमण कब होता है? तो शाहबाज का आक्रमण 3 बार इसने आक्रमण किए, और 3 बार जो आक्रमण कब कब किए शाहबाज का ने? शाहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किए, और 3 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले तो किया था अप्रैल, कब किया था? अप्रैल, और अप्रैल 1578 को ये आक्रमण किया जाता है। 1578 को ये आक्रमण किया जाता है। अगला जो आक्रमण किया जाता है, सेकंड नंबर पे आक्रमण किया जाता है, ये भी कब किया जाता है? 1578 में किया जाता है, और ये सेकंड हो गया। और थर्ड नंबर पे जो आक्रमण किया जाता है 1579 को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो शाहबाज का है उसके द्वारा 3 बार आक्रमण किए महाराणा प्रताप पे, और पहला आक्रमण आता है अप्रैल 1578 ईस्वी को। दूसरा आ जाता है, दूसरा युद्ध जो आक्रमण आ जाता है 1578 को, और थर्ड नंबर पे जो आक्रमण आ जाता है 1579 में ये आक्रमण किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दिवेर के युद्ध की, और इससे पहले आपको चर्चा करें कि महाराणा प्रताप के जो इस जो हल्दीघाटी का युद्ध था, इसको गोपीनाथ शर्मा ने निर्णायक युद्ध कहा है। और बात आती है नवीनतम शोध के अनुसार महाराणा प्रताप की इसमें विजय बताई गई है, और भामाशा जो थे वो चूलिया गांव में इनसे महाराणा प्रताप से इनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद में इनको 20,000 सेना और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है भामाशा के द्वारा। इस कारण इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और कर्नल जेम्स जो टोड है इतिहासकार, उनके द्वारा मेवाड़ का करण इसे कहा जाता है। 3 बार आक्रमण किए किसने? शाहबाज खान ने। अप्रैल 1578, फिर 1578, फिर 1579 को ये आक्रमण होता है, तीसरे नंबर का। अब चलते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं दिवेर के युद्ध की। दिवेर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो ये लड़ा जाता है 1582 को, और 1582 को कब? अक्टूबर 1582 को ये युद्ध लड़ा जाता है, दिवेर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसको जो ये युद्ध कब लड़ा जाता है? तो विजयदशमी को के दिन ये लड़ा जाता है। विजयदशमी का दिन था, उस दिन दिवेर का युद्ध लड़ा जाता है। और सुल्तान काका जो
सुल्तान खां को मारकर दिवेर पर जीत हासिल कर लेते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन इस युद्ध को कहा है। टोड के द्वारा इस युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा? टोड ने कहा। दिवेर के युद्ध को जो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये युद्ध अक्टूबर 1582 को लड़ा जाता है और इसमें सुल्तान खां को मारकर दिवेर पर क्या कर दी जाती है? विजय हासिल कर दी जाती है महाराणा प्रताप के द्वारा। जगन्नाथ कच्छावा का लास्ट जो आगमन होता है और महाराणा जो अकबर का लास्ट अभियान होता है, किसके द्वारा होता है? तो जगन्नाथ कच्छावा के द्वारा। और जगन्नाथ कच्छावा के द्वारा कब होता है? जगन्नाथ कच्छावा के द्वारा जो अंतिम जो अभियान होता है और कब होता है? 1584 को। यह अभियान कब होता है? 1584 को। अकबर का लास्ट अभियान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चावंड को फिर इसके बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई। और चावंड को राजधानी कब बनाई थी? तो इसके एक साल बाद में जो 1585 को चावंड को राजधानी बनाई। 1585 को चावंड को राजधानी बनाई गई। किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है। तो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? महाराणा प्रताप की। ठीक है दोस्तों, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। ये भी अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु कब होती है। तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका दाह संस्कार किया जाता है बांडोली उदयपुर में। दाह संस्कार कहां किया गया? दाह संस्कार किया गया बांडोली। और बांडोली कहां पड़ती है? उदयपुर में। उदयपुर में इनका दाह संस्कार किया गया महाराणा प्रताप जी का। ठीक है दोस्तों, और महाराणा प्रताप की यहाँ 8 खंभों की छतरी भी स्थित है। बांडोली उदयपुर में 8 खंभों की छतरी, जो किन की है? खंभों की छतरी। और ये महाराणा प्रताप की छतरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की जो दिवेर का युद्ध हुआ कब हुआ? अक्टूबर 1582 को ये युद्ध लड़ा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसके द्वारा कहा है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जगन्नाथ कच्छावा का जो अकबर का लास्ट अभियान होता है वो होता है 1584 में। और 1584 में किसके द्वारा होता है? तो ये अभियान होता है जगन्नाथ कच्छावा के द्वारा। यहाँ पे आते हैं और फिर आते हैं इसके बाद में एक साल बाद में 1585 ईस्वी को चावंड को जो राजधानी बनाई जाती है महाराणा प्रताप के द्वारा। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इनका दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार कहां किया जाता है? बांडोली उदयपुर में इनका दाह संस्कार किया जाता है। और 8 खंभों की छतरी जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहां स्थित है? ये आपकी आ जाती है बांडोली उदयपुर में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ चर्चा करते हैं और कुछ और जानकारी लेते हैं कि महाराणा जो प्रताप के जो स्मारक बने हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महाराणा प्रताप के स्मारक कहां कहां बने हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आ जाता है हल्दी घाटी राजसमंद में बना हुआ है। एक तो हल्दी घाटी राजसमंद में पहली बात तो क्या आ जाती है, इनका स्मारक कहां बना हुआ है? हल्दी घाटी राजसमंद में बना हुआ है। दूसरा आता है फतेह सागर झील के किनारे। और फतेह सागर झील कहां है? उदयपुर में। फतेह सागर झील के किनारे। और ये झील कहां है? उदयपुर में।
तो यहाँ पे भी महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। अगला आ जाता है पुष्कर में। पुष्कर में भी महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में स्थित है। तो यहाँ पे भी महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो क्या आती है, इनके स्मारक की बात की जाए तो स्मारक कहाँ बना हुआ है? एक तो हल्दीघाटी राजसमंद में महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। दूसरी बात आती है कि दूसरा स्मारक कहाँ है? फतेह सागर झील उदयपुर में के किनारे इसका जो क्या बना हुआ है? स्मारक बना है। और पुष्कर अजमेर में भी इनका जो स्मारक बना हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। मेवाड़ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। एक तो कौन सा? महाराणा प्रताप पुरस्कार। और महाराणा जो प्रताप पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली चर्चा करते हैं। एक और बात आती है हल्दीघाटी पुरस्कार। एक और बात क्या आ जाती है? हल्दीघाटी पुरस्कार। और ये हल्दीघाटी जो पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हल्दीघाटी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर एक पुरस्कार और आ जाता है हाकिम का सूरी पुरस्कार। हाकिम का सूरी पुरस्कार। हाकिम का जो सूरी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको इनका बारे में ध्यान रखना है। एक और बात आती है कि राणा पूंजा पुरस्कार भी दिया जाता है। किसके द्वारा? मेवाड़ मारवाड़ महाराणा जो मेवाड़ फाउंडेशन है उनके द्वारा एक पुरस्कार किया जाता, एक पुरस्कार की बात आ जाती है राणा पूंजा पुरस्कार। राणा पूंजा पुरस्कार। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जनजाति उत्थान के लिए दिया जाता है। जनजाति, किसके लिए? जनजाति उत्थान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और पुरस्कार दिया जाता है पन्नाधाय पुरस्कार। और पन्नाधाय पुरस्कार आपको पता ही है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है बलिदान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? बलिदान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। एक और पुरस्कार आ जाता है उदय सिंह पुरस्कार। उदय सिंह पुरस्कार। और उदय सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों उदय सिंह जो पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और बात आती है हल्दीघाटी पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाकिम का सूरी पुरस्कार दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सौहार्द के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। राणा पूंजा पुरस्कार दिया जाता है, जनजाति उत्थान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और पन्नाधाय जो पुरस्कार है वो बलिदान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। उदय सिंह जो पुरस्कार है वो पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।